हेलो गाइस, क्या हाल है? आशा है सब अच्छे हैं। ये नई वेशभूषा है मेरी, क्योंकि ठंडी है, हवा चल रही है तो प्रोटेक्शन के लिए मैं पहनता रहता हूँ। सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है आज। खुशी क्यों है मैं आपको बताता हूँ जल्दी। तो खुशी इसलिए है भाइयों कि न्यूजीलैंड का जो पासपोर्ट है, जो मेरे पास न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है, वो हो गया है ऑफिशियली अभी नंबर वन। दुनिया का नंबर वन पासपोर्ट हो गया, जी हाँ। तो भाइयों, खुशी का वो नहीं है, क्योंकि मेरा जो न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है वो पूरी दुनिया में नंबर वन है। तो ये रहा मेरा न्यूजीलैंड का पासपोर्ट। ये जो पासपोर्ट है, न्यूजीलैंड का जो पासपोर्ट है, वो है दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। नंबर वन रैंकिंग पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। आज से 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया था न्यूजीलैंड पासपोर्ट के बारे में, कि मेरे पास न्यूजीलैंड का पासपोर्ट है और 184 कंट्रीज, जी 184 कंट्रीज में आप वीजा फ्री, विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। तो और अभी ऑफिशियली, यानी मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते पहले ही जो पासपोर्ट रैंकिंग है, जो रैंक करते हैं पासपोर्ट को, उन्होंने रैंक किया है कि न्यूजीलैंड का पासपोर्ट अभी ऑफिशियली नंबर वन पूरी दुनिया में। जो सबसे ताकतवर पासपोर्ट है वो न्यूजीलैंड का है। और न्यूजीलैंड का पासपोर्ट मेरे पास है तो खुशी और भी होती है कि चलो भैया, वाह, यू बिलोंग टू सच अ कंट्री कि जिसका पासपोर्ट अभी रैंक वन कर रहा है। काफी लोग ये पूछते हैं कि भैया न्यूजीलैंड कैसे आ सकते हैं। तो न्यूजीलैंड मैं बताता हूँ आपको थोड़ा। मुझे देखो, मैं ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है ज्यादा, तो मुझे किसी को मिसगाइड नहीं करना है, ठीक है। तो जितना मैं आपको ब्रीफली, जो थोड़े बहुत में मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ कि न्यूजीलैंड में आप कैसे आ सकते हैं। आप आ सकते हैं न्यूजीलैंड में टूरिस्ट वीजा लेके, ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो वीजा है वो लेके आ सकते हैं। फिर काफी लोग यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट वीजा में। यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पे पढ़ते हैं, स्टूडेंट वीजा लेके आते हैं। काफी लोग यहाँ पे वर्क परमिट या तो परमानेंट रेजिडेंट वीजा वो लेके आते हैं। और कितने लोग बिजनेस वीजा, यानी यहाँ पे किसी ने बिजनेस खोल लिया है या खोलना चाहता है, तो उस हिसाब से आते हैं। कितने लोगों ने यहाँ के सिटीजन्स के साथ शादी की है तो डिपेंडेंट वीजा लेके आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी है जिससे न्यूजीलैंड में आया जा सकता है। तो यहाँ पे फार्मिंग काफी होती है, तो कितने देशों के साथ इनका टाई अप है कि वहां से टेम्पररी वर्कर्स को बुलाया जाता है फार्मिंग में काम करने के लिए, टेम्पररीली 6-7 महीने जब भी सीजन होती है एग्रीकल्चर की। तो ऐसी काफी अलग अलग टाइप से आप आ सकते हैं। और आप पूछेंगे कि रूल्स क्या है हर कैटेगरी का। तो मैं क्या करूंगा, देखो, मैं आपको मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं और आपको कुछ इंफॉर्मेशन गलत देके मुझे मिसगाइड नहीं करना। तो मैं आप लिंक जरूर पढ़ना, डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना। वहां पे न्यूजीलैंड इमिग्रेशन, जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड, उनका वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा। वहां से आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर कितने लोग मेरे को पूछते हैं कि अमित भैया कोई एजेंट का नाम बताओ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है एक्चुअल फैक्ट, कि जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट का, उन्होंने जो एजेंट्स के साथ, जो एजेंट अप्लीकेशंस करते हैं क्लाइंट्स के बिहाफ पर इमिग्रेशन को, उनको रजिस्ट्रेशन देके रखा है। तो अगर आपकी सिटी में कोई एजेंट है जो न्यूजीलैंड में आपको भेजना चाहता है, तो आप जरूर से, एक इम्पोर्टेंट चीज है, जरूर से देखना, उनसे पूछना एजेंट से कि भैया आप रजिस्टर्ड हो कि नहीं। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका, तो भैया आप समझ लो कि क्या भी हो सकता है। कुछ भूलना नहीं मुझे क्या हो सकता है, लेकिन हमेशा जो भी है ट्राई करना कि अगर आप एजेंट्स के थ्रू आते हैं या एप्लीकेशन डालते हैं, तो रजिस्टर्ड, जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, उनके साथ ही करना। जो भी आप करो टाई अप या जो भी एप्लीकेशन अपनी दो। जल्दी से मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा कि मैं कब आया, कैसे आया। तो मैं आया था 2002 में, वर्क परमिट पे आया था। 6 महीने का वर्क परमिट था मैंने यहाँ पे। तब रूल अलग ही थे बिल्कुल, तो ऐसा मत सोचना कि मैं आया वो हिसाब से आपके रूल्स भी वो होंगे। इट्स कम्प्लीटली चेंज्ड। तो मैं 6 महीने के वर्क परमिट पे आया था। कोई भी जॉब मैंने ले लिया, वहां से मेरे को परमानेंट रेजिडेंसी मिला।
और फिर 2006 में परमानेंट रेजिडेंट होने के बाद मैं सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई हो गया। तो 2006 में मैंने पासपोर्ट ले लिया यहाँ का न्यूजीलैंड का, तब से मैं यहाँ का सिटीजन हूँ। फिर काफी लोग ये भी पूछते हैं कि भैया अगर मैं स्टूडेंट वीजा में आया तो स्टडीज कंप्लीट करने के बाद क्या मेरे को पीआर मिल सकता है? तो देखो ये वैसा ही सिचुएशन है। अगर आप इंडिया में हैं, से फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई भी विदेशी नागरिक वहां पे आता है, से कोई अफ्रीका से आता है कि कोई नेपाल से आता है और वहां पे वो जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो जो भी एम्प्लॉयर है वो चांस पहले किसको देगा? इंडियंस को देगा या? और देखो यहाँ पे मेरिट्स पे होता है कि अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, आप यहाँ के जो लोकलों ने जिन्होंने अप्लाई किया या किसी ने भी अप्लाई किया, तो यहाँ पे मेरिट्स पे देखेंगे कि भैया ये जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है और जिन लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से सबसे अच्छे अव्वल दर्जे का कौन है। वो ये नहीं देखेंगे कि भैया मेरे को लोकल को ही लेना है या फॉरेनर को नहीं लेना, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि इंडिया का मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि हम लोग अगर इंडिया में रह के बाहर वालों को इतना मौका नहीं देते, तो वहां पे बाहर वाले जो अप्लाई करते हैं इंडिया में, तो उनको भी थोड़ा स्ट्रगल होता है जॉब फाइंड करने में। तो वैसा सिचुएशन यहाँ पे भी हो सकता है। और स्टडीज कंप्लीट करने के बाद सीधा पीआर नहीं मिलता आपको, अनलेस एंड अनटिल, जहां तक मैंने सुना है, ठीक है, ये 100% राइट नहीं भी हो सकता। तो से फॉर एग्जांपल आपने इंजीनियरिंग की डिग्री यहाँ से की और आपको किसी इंजीनियरिंग कंपनी में आपके प्रोफाइल के हिसाब से जॉब मिल गया, तो शायद पीआर के क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो अब ये इंजीनियरिंग कंपनी में मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इमीडिएटली कोई फ्रेशर को तो लेगा नहीं, ठीक है, और ले भी ले तो आप बहुत बढ़िया लकी हैं आप। तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्टडीज यहाँ पे कंप्लीट होती है तो शायद मेरे ख्याल से कुछ समय का वर्क परमिट देती है। तो वर्क परमिट में आप कुछ भी काम कर सकते हो कोई भी कंपनी में, ताकि आपका खर्चा चल सके और फिर खुद की इंडस्ट्री में जॉब ढूंढना, इतने में आपको ट्राई कर सको आप उतने पीरियड में। तो अगर आपको मौका मिल गया खुद की ही इंडस्ट्री में, खुद के ही एजुकेशन के बैकग्राउंड के हिसाब से और आपके प्रोफाइल के हिसाब से, तो चांसेस आर कि आपको पीआर मिल भी जाए, पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंट। लेकिन अगर आपको कोई एजेंट, देखो मैं ये बता रहा हूँ, ये वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर कोई आपको एजेंट ऐसे बोलता है कि अरे आप वहां पे स्टूडेंट वीजा में चले जाइए और आपको इजीली पीआर मिल जाएगा, परमानेंट रेजिडेंट बन जाएंगे, तो भैया आप 2 बार सोचना, ठीक है, खुद का रिसर्च करना। और मैंने जो वेबसाइट दी है ना, जो लिंक में है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की, वो वेबसाइट जरूर देखना। बाकी काफी लोग पूछते हैं कि भैया न्यूजीलैंड कैसा देश है। न्यूजीलैंड बहुत ब्यूटीफुल देश है। सबसे पहले तो यहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 5 मिलियन, 5 मिलियन यानी 50 लाख। 50 लाख ही हुआ, हाँ 1 मिलियन 10 लाख हुआ, 50 लाख। और मैं हूँ अहमदाबाद गुजरात का, मेरे अहमदाबाद का ही पॉपुलेशन वहाँ पे 70-80 लाख है। तो सोच लीजिए पूरे न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन एक इंडिया की सिटी के बराबर है, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड डेवलप्ड कंट्री में आता है। यहाँ पे इंडियंस हैं क्या, काफी लोग ये पूछते हैं। तो हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे इंडियंस हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, बांग्लादेश के हैं, पूरी दुनिया से लोग हैं। और जो ऑकलैंड शहर है जहां मैं रहता हूँ, ऑकलैंड सिटी, वो न्यूजीलैंड का जो बोलते हैं मेन इकोनॉमिक सेंटर। जैसे इंडिया में मुंबई है, भले कैपिटल नहीं है मुंबई, लेकिन जैसे मुंबई इंडिया का जो मेन सिटी है फाइनेंशियली, वैसे ऑकलैंड सिटी है। तो ऑकलैंड सिटी में ही मैक्सिमम लोग रहते हैं और मेरे ख्याल से ऑकलैंड सिटी का ही 1 मिलियन पॉपुलेशन है, यानी 10 लाख लोग तो यही ऑकलैंड में रहते हैं। उसमें से रफली पूरे न्यूजीलैंड में मैं आपको बताता हूँ रफली कितने इंडियंस हैं। मेरे ख्याल से जब मैंने लास्ट पढ़ा था कई न्यूज में, तो अराउंड 125 to 150,000, यानी 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक इंडियंस यहाँ पे हैं। क्या काफी लोग ये भी पूछते हैं कि क्या न्यूजीलैंड में पूरा इंडियन ग्रोसरी और वो सब मिलता है, खाना पीना। तो भैया यहाँ पे जब मैं आया था 2002 में, तो इक्कल दुक्कल दुकानें हुआ करती थी, इंडियन शॉप्स। और अभी तो गली गली में हर जगह आपको इंडियन ग्रोसरी शॉप, जो करियाने की दुकान जो बोलते हैं, वो मिल जाती है। प्लस आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाती हैं। तो बिल्कुल आप सोच लीजिए कि मिनी इंडिया जैसा ही है ये।
तो यहाँ पे आपको जरा भी महसूस नहीं होगा कि आप इंडिया के बाहर हैं। फिर काफी लोग मेरे को पूछते हैं कि भैया यहाँ पे स्टूडेंट लोग कैसे रहते हैं। तो स्टूडेंट लोग जनरली जो स्टडीज के लिए आते हैं वो यहाँ पे फ्लैटिंग फ्लैटिंग यानी या तो किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट तरीके रहते हैं किसी फैमिली के साथ, या 5-6 बंदे जो स्टूडेंट्स हैं इकट्ठा होकर एक ही घर ले लेते हैं, वहां पे रहते हैं एक साथ मिल बांट कर, और बस खुद का खाना बनाते हैं खुद ही। और यहाँ पे ये चीज देखो ध्यान रखना कि जैसे इंडिया में नौकर चाकर जो भी होता था हमारा, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे खुद ही नौकर हो, खुद ही चाकर हो, खुद ही रसोइये हो। तो आपको खाना खुद बनाना है, झाड़ू पोछा यानी घर की साफ सफाई खुद करनी है, कपड़े खुद धोने हैं। तो समझ लो कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, आसान नहीं है। लेकिन आप अगर यहाँ पे टक गए, यहाँ पे अगर आप एकदम हार नहीं मानी आपने, तो भैया फिर न्याल हो जाओगे। तो इट्स नॉट सो बैड, ठीक है। तो अगर आपको चांस मिलता है तो, और आपके आने की इच्छा है, तो पूरा रिसर्च करना पहले और आइए। न्यूजीलैंड बहुत ही बढ़िया देश है, पीपल आर वेरी फ्रेंडली। यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही फ्रेंडली हैं। यहाँ पे जैसे आप सुनते होंगे न्यूज में कि काफी कंट्रीज में ये मार कुटाई और वो सब होता है, तो टच वुड भगवान की दया से यहाँ पे ऐसा थिंकिंग नहीं है लोगों का। यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट के साथ लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे फिर आप कहीं के भी हो, गोरे हो, काले हो, लंबे हो, पतले हो, अमीर या गरीब, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो बस भैया मुझे एक शॉर्ट वीडियो बनाना था, कभी मैं डिटेल में बनाऊंगा। देखो कि खर्चा पानी कितना होता है, तो सबका अलग अलग है। जैसे मैं से फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो यहाँ पे जो भाड़े के मकान में रह रहा हूँ रेंट, तो मेरा है $300 पर वीक, $300, और इंडिया का रेट है मेरे ख्याल से 47 रुपीज का $1 होता है। तो 47 यानी 50 ही गिन लीजिए, तो 15,000 रुपए मेरे वीकली रेंट जाता है यहाँ पे। तो सबका अलग अलग होता है, कोई सस्ते में भी रहता होगा मेरे से, कोई ज्यादा महंगे में भी रहता होगा। ऐसे ही खाने पीने की चीज है, अलग अलग शॉप में जैसे इंडिया में भी होता है कि एक शॉप में दूध का भाव थोड़ा अलग होगा, दूसरी शॉप में थोड़ा अलग होगा। तो वही हिसाब से है। दूध की बोतल आती है यहाँ पे रफली $2-2.5 की, 2 लीटर वाली। तो मैं बनाऊंगा कभी, और लेकिन कंपेयर नहीं करना है इंडिया के एक्सपेंसेस के साथ, क्योंकि अगर यहाँ पे चीजें महंगी हैं तो इंडिया के हिसाब से यहाँ पे जो इनकम है थोड़ी हाई भी होगी। तो एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस हो जाता है इनकम एज अगेंस्ट द एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एनीवेज मुझे खुशी शेयर करनी थी आप लोगों के साथ कि न्यूजीलैंड का जो पासपोर्ट है वो अभी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में नंबर 1 हो गया है, ठीक है। तो आपका भाई न्यूजीलैंड पासपोर्ट रखता है, तो अपनी खुशी में आपके साथ शेयर करना चाहता था, ठीक है। भाई लोगों ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, और अगर मौका मिले तो जरूर आना न्यूजीलैंड, ठीक है। टेक केयर गाइस।